वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज के डे 6 पर कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स बेसिक टू एडवांस। और हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। और हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस पर बात करी थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में समझा था, एमएआर यानी टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं, क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। साथ में हम लोग ने डीएमए के कॉन्सेप्ट को भी समझा था, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। सीपीयू और डीएमए कब क्या क्या फंक्शन करता है इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात हुई थी, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट सिग्नल। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हम लोग ने देखे वो भी आप कर पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, क्या सीमॉस मेमोरी यूनिट होती है? देखिए सीमॉस जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सीमॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये खुद कह रहा है कि ये एक सेमीकंडक्टर है ना। तो ये मेमोरी यूनिट नहीं होगी, ये क्या है आप कह सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ अ बैटरी, है ना। ये एक बैटरी है जो आपकी सेटिंग्स यानी डेट और टाइम की कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती हैं उसको मैनेज करने का काम करती हैं। एज वेल ये भी कह सकते हैं कि जो सीमॉस है वो सिस्टम को बूटअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिस्टम आपका जो बूट हो पाता है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? सीमॉस की है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की है। ठीक है अमित, वेरी गुड। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहां पर, हैव अ लुक। तो लास्ट जो हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 10। फाउंडर ऑफ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के फाउंडर कौन थे? अजय भट्ट, विजय भाटकर, सीमर क्रे, डॉगलस एंजलबर्ट या जैक किल्बी? और यहां पर करेक्ट आंसर आपका था दैट इज अजय भट्ट, फाउंडर ऑफ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले के समय जो पोर्ट चलते थे वो कौन से थे? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, एससीएसआई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एचडीएमआई। एचडीएमआई पोर्ट तो आजकल भी देखने को मिलता है ना, लेकिन इन सबको मैक्सिमम रिप्लेस कर दिया है किसने? यूएसबी पोर्ट के द्वारा, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैव अ लुक। विच टाइप ऑफ पोर्ट्स आर यूज्ड बाय होस्ट डिवाइसेस? देखिए दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं जब हम पोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक होती है आपकी होस्ट डिवाइसेस और दूसरी होती है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जब भी होस्ट डिवाइसेस की बात करेंगे तो पूछा जा रहा है किस तरीके के पोर्ट को कनेक्ट किया जा सकता है। होस्ट का मतलब होता है सर्वर। होस्ट का मतलब क्या है? सर्वर। तो सर्वर जिस पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टाइप सी पोर्ट, टाइप ए, बोथ ऑफ दीज, या टाइप बी या नन ऑफ दीज? यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, टाइप सी और टाइप ए। देखिए सर्वर जैसे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पोर्ट सिर्फ दो ही पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, टाइप सी और टाइप ए। तो दो क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनते हैं, या तो होस्ट डिवाइसेस के बेसिस पर पूछेंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस पर, है ना। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ पोर्ट्स यूज टू कनेक्ट द पेरिफेरल डिवाइस? पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि हम लोग जानते हैं कौन सी होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल, जिसे हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। और जिस भी पोर्ट के द्वारा अगर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है ना। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जब भी आप किसी भी डिवाइस को पोर्ट के साथ से कनेक्ट करते हैं तो वो कहां पर कनेक्ट होती है कंप्यूटर की? तो आंसर है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड अगर इनकी बात करें, या प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है, ये सब आपके क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ये किस पोर्ट से कनेक्ट होते हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ए एंड बी, या टाइप बी एंड सी? तो याद रखिएगा पेरिफेरल जिस पोर्ट से कनेक्ट होते हैं वो है टाइप बी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट, यानी आंसर इस केस में होगा लास्ट वन, टाइप बी एंड सी।
समझ में आ गया। तो होस्ट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस किस पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, ये हम लोगों ने इन दोनों ही क्वेश्चन की मदद से समझा। नेक्स्ट देखिए, विच यूएसबी हैज सेम कनेक्टर ऑन बोथ एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ ये। कह रहा है ऐसी कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस है यूएसबी है जिसमें हम दोनों ही एंड से कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को। जैसे कि आप लोग देखते हैं कई बार हम पेन ड्राइव को जब लगाते हैं सिस्टम में तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि किस तरफ से लगाया जाए, है ना। क्या हम उसको सीधे तरफ से लगाएं या उल्टे तरफ से इंसर्ट करें, कैसे इंसर्ट करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए यूएसबी के पार्ट पर एक नया फंडामेंटल लॉजिक डिस्कवर हुआ जिसे कहा गया टाइप सी पोर्ट। तो टाइप सी में आप दोनों ही तरफ से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आंसर क्या है, विच यूएसबी हैव सेम कनेक्टर ऑन बोथ साइड। आंसर है टाइप सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फैट 32 सपोर्ट अप टू व्हाट कैपेसिटी ऑफ डेटा स्टोरेज। देखिए फैट क्या है, फैट है फाइल एलोकेशन टेबल। और ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है आपका दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं या दो तरीके के आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तो मेनली आपकी दो तरीके की फाइल्स होंगी। पहला है फैट फाइल एलोकेशन टेबल और दूसरा है एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तीसरा एक और भी है जिसको हम एचएफएस बोलते हैं, हायरार्किकल फाइल सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, लेकिन यहां पर हम आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। देखिए फैट सबसे पहले स्टार्ट हुआ फाइल सिस्टम, फैट 16 आया, फिर फैट 32 आया, फिर फैट 64 भी आया, फिर एनटीएफएस भी आया न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फिर एचएफएस आया हायरार्किकल फाइल सिस्टम। इन तीनों में क्या डिफरेंस है जरा समझिएगा। फैट 16 का इस्तेमाल किया जाता है जनरली डॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर, एमएस डॉस जहां पर हम यूज करते थे वहां पर फैट 16 का यूज करते थे। फिर हम लोग ने फैट 32 का यूज करना स्टार्ट किया, कुछ बेटर हुआ स्टोरेज कैपेसिटी। फिर फैट 64 में स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी और बेटर हुई। फिर एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आ गया जहां विंडोज एनटी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 जैसे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट किया जाने लगा। तो वो है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फिर आपका बना हायरार्किकल फाइल सिस्टम जो एप्पल के सिस्टम्स के लिए बना, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो फाइल सिस्टम बना वो रहा एचएफएस हायरार्किकल फाइल सिस्टम। यहां पर पूछ रहा है कि फैट 32 सपोर्ट कर सकता है व्हाट कैपेसिटी ऑफ डेटा स्टोरेज, कितनी डेटा स्टोरेज सपोर्ट कर सकता है फैट 32। और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 2 टीबी, 2 टेराबाइट की कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है। ठीक, क्या याद रखना है, 2 टीबी 2 टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी ट्रांसफर स्पीड इज मेजर्ड इन। यूएसबी देखिए हर एक अपनी यूएसबी डिवाइस की एक ट्रांसफर स्पीड होती है, एक स्पीड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार अगर आपने एक पेन ड्राइव लगाई हो तो वहां पर डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है, और वहीं दूसरी पेन ड्राइव अगर आपने लगाई हो तो वहां देखा होगा कि सेम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होने में काफी टाइम लगता है। और इसी रीजन की वजह से कंपनी टू कंपनी आपकी जो यूएसबी डिवाइसेस होती हैं या पेन ड्राइव होती हैं या एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वो वेरी करती हैं। जैसे अगर आप तोशिबा की पेन ड्राइव लेंगे 8 जीबी की, है ना, तो वो अलग रेट में मिलेगी। एचपी की अगर आप 8 जीबी की पेन ड्राइव लेंगे तो वो अलग रेट में मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि रेट वेरी हो रहा है तो ट्रांसफर स्पीड भी क्या होगी, वेरी होगी। तो यूएसबी की ट्रांसफर स्पीड को हम मेजर किस में करते हैं, और शायद अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो सी या सी प्लस प्लस की मदद से हम किसी भी पेन ड्राइव, किसी भी ऑप्टिकल डिस्क या किसी भी डिस्क की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनता है, इसके थ्रू आप किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज की या फ्लैश मेमोरी की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूएसबी की जो ट्रांसफर स्पीड होती है वो मेजर की जाती है बीपीएस में, बिट्स पर सेकेंड में। तो डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अगर यूएसबी की ट्रांसफर स्पीड पूछें तो आंसर बीपीएस होगा, नंबर 1। नंबर 2,
अगर यहां पर मॉडेम की स्पीड भी पूछी गई होती कि मॉडेम की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, तब भी आंसर क्या होगा, बीपीएस होगा, बिट्स पर सेकेंड होगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यूएसबी की ट्रांसफर स्पीड और मॉडेम की जो स्पीड है वो दोनों की यूनिट एक ही है और वो है बिट्स पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एलोकेशन ऑफ डेटा इन अ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क में डेटा को एलोकेट करना क्या कहा जाता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड। देखिए हार्ड डिस्क की जब हम बात करें तो एक दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है। तो कल के सेशन में हम लोग ने देखा था कि हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में मेजर करते हैं, राइट। एलोकेशन ऑफ डेटा इन अ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। हार्ड डिस्क में डेटा को एलोकेट करना एड्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एड्रेसिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी अगर हम कोई डेटा रखते हैं हार्ड डिस्क में तो वो एक एड्रेस स्टोर कर लेता है, वो एक एड्रेस में जाकर अपनी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है ना। तो इसीलिए पूरे फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग। एक क्वेश्चन और भी बहुत पॉपुलर है हार्ड डिस्क का, मैं पूछ रहा हूं, आप बताने की कोशिश करिएगा। डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। डिवाइडिंग द हार्ड डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड डैश। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। बिल्कुल इस केस में सही आंसर होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क को या किसी भी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो हम लोग ने सीक टाइम और लेटेंसी टाइम पर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या डिफरेंस है ना, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। हार्ड डिस्क एसएसडी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, या सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हम इसको बोल सकते हैं। दो फुल फॉर्म होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपकी हार्ड डिस्क भी आती है, फ्लॉपी डिस्क भी आती है ना। लेकिन एसएसडी की जब हम हार्ड डिस्क के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कंपैरिजन होता है किसके साथ, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ। और हमने आपको बताया था कि एप्पल के केस में हार्ड डिस्क का यूज नहीं होता, एसएसडी का यूज होता है। नॉर्मल जो गेमर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं है ना, वो भी एसएसडी का यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां पर स्टोर करते हैं, एसएसडी में, जिससे कि वो बूटिंग बहुत फास्ट हो पाए, सुपीरियर हो पाए। और डेटा को होल्ड करके रखा जाता है कहां पर, हार्ड डिस्क में, राइट। वेरी गुड रेनू, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, बाय डिफॉल्ट काउंटर्स आर इंक्रीमेंटेड बाय। कह रहा है बाय डिफॉल्ट जो काउंटर्स, देखिए काउंटर भी एक तरीके का क्या है, रजिस्टर के तरीके से ही ये भी काम करते हैं। तो काउंटर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रजिस्टर। तो बाय डिफॉल्ट जो काउंटर्स आपके चलते हैं वो इंक्रीमेंट कैसे होते हैं, तो आपने प्रोग्रामिंग में जरूर देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं आई प्लस प्लस है ना। तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस वन। या डिक्रीमेंट के केस में लिखते हैं माइनस माइनस वन। तो माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस वन। तो एक बार यहां पर इंक्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट के केस में, और डिक्रीमेंट के केस में एक बार क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो प्लस वन यहां पर करेक्ट आंसर होगा, यानी वन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। द सिंपलेस्ट रजिस्टर्स ओनली कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है जो रजिस्टर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, काउंटर से, ईपी रॉम से, लैच से, फ्लिप फ्लॉप से, या ऑल ऑफ दीज से। बताइए। द सिंपलेस्ट रजिस्टर्स ओनली कंसिस्ट ऑफ। रजिस्टर्स में बेसिकली क्या होता है बताइएगा, काउंटर, ईपी रॉम, लैच, फ्लिप फ्लॉप, या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो क्या है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज रजिस्टर। और फ्लिप फ्लॉप करता क्या है, एक बिट को स्टोर करके रखता है। सो द प्लेस विच इज यूज टू स्टोर अ सिंगल बिट है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी एक जीरो को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक वन को स्टोर करने के लिए दूसरा फ्लिप फ्लॉप। इस तरीके से कई सारे फ्लिप फ्लॉप का हम लोग यूज करते हैं, और इसी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर।
क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिर लैच क्या होता है, बहुत ही फेमस टर्म है और लैच से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। लैच को आप इस तरीके से समझिए कि फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर, है ना। रजिस्टर हम लोग जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन रजिस्टर का भी एक फास्टेस्ट फॉर्म है जिसे हम लैच बोलते हैं। और लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस होता है ना। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि बेसिकली व्हाट इज लैच। हैव अ लुक। पहला पॉइंट, लैच इज इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट। रजिस्टर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट है, एक मेमोरी है। वैसे ही लैच भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट है। लैच के केस में क्या होता है, दो इनपुट और एक आउटपुट निकलता है, यानी दो इनपुट होते हैं और उससे एक आउटपुट आपका जनरेट होता है। इनपुट डिवाइसेस, जो इनपुट हम देते हैं लैच के केस में, वो दो तरीके के होते हैं। सेट इनपुट होता है और रीसेट इनपुट होता है, यानी जो हमने इनपुट दिया है ना, वो हम दे सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीसेट इनपुट। लैच इज एसिंक्रोनस। लैच का जो बिहेवियर होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लैच कैसा होता है, सिंक्रोनस होता है या एसिंक्रोनस होता है। तो आंसर है लैच का जो बिहेवियर है वो एसिंक्रोनस होता है। मींस आउटपुट ऑफ लैच इज बेस्ड ऑन इनपुट। एसिंक्रोनस का मतलब कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट निकल के आएगा, तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ अ लैच। बोथ फ्लिप फ्लॉप एंड लैच आर सर्किट एलिमेंट्स। जैसे कि ऊपर ही हमने आपको बताया था कि लैच भी इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट है और फ्लिप फ्लॉप भी आपका क्या है, एक तरीके का सर्किट एलिमेंट ही है। डिफरेंस क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। फ्लिप फ्लॉप हैज क्लॉक सिग्नल। फ्लिप फ्लॉप के पास एक क्लॉक सिग्नल होती है जिसके थ्रू वो मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखता है टेम्परेरी बेसिस पर, जबकि लैच के पास में कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होती। लैच कैरीज नो क्लॉक सिग्नल, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और इसी रीजन की वजह से लैच को फास्टेस्ट रजिस्टर भी बोलते हैं, है ना। तो लैच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फास्टेस्ट रजिस्टर, क्योंकि यहां पर कोई भी सिग्नल, कोई भी क्लॉक का यूज नहीं होता है। समझ गए क्या डिफरेंस है लैच में और रजिस्टर में? क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर। इनमें से ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो विजिबल नहीं होता, जो दिखता नहीं, जो डेटा के फॉर्म में नहीं होता? जनरल पर्पस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, जो दिखता है उसे हम बोलते हैं डेटा बफर रजिस्टर, है। जो डेटा बफर रजिस्टर होता है वो विजिबल होता है, लेकिन वो रजिस्टर जो विजिबल नहीं होता दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, है ना, क्योंकि वो मेमोरी का एक पार्ट होता है और आप जानते हैं कि मेमोरी एक फिजिकल लोकेशन होती, सॉरी वर्चुअल लोकेशन होती है जहां पर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं, है ना, और वो कभी भी हमें दिखती नहीं है। दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी MAR इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the correct instruction if you want the control to go to the location 2000H? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना, काफी इंपॉर्टेंट वन है। कह रहा है what is the correct instruction if you want the control to go to the location 2000H? कह रहा है अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली जंप करवाना चाहते हैं इस लोकेशन पर, लोकेशन क्या है, 2000H है, इस लोकेशन पर जंप करवाना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो देखिए यहां पर कंट्रोल टू गो टू द लोकेशन बोला गया है जिसका मतलब है जंप। तो क्या आंसर MOV होगा, मूव ए होगा, JMP होगा, RET होगा, या नन ऑफ दीज होगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा JMP 2000H, यानी C इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? तो यहां पर बात किसकी हो रही थी, डायरेक्टली जंप करने के लिए, इसलिए आंसर में क्या होगा, जंप इंस्ट्रक्शन यानी JMP का यूज होगा। और आप जानते हैं कि MOV की बात हो यानी मूव करवाने की बात हो, JMP की बात हो, BRA यानी ब्रांचिंग की बात हो, ADD यानी एडिशन की बात हो, ये सब आपके निमोनिक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है और ये बेसिकली ALU के फॉर्म में आपके कंडक्ट होते हैं, यानी जो CPU का ALU पार्ट होता है वही इस पे गवर्न करता है। निमोनिक्स होते हैं ये बेसिकली,
है ना, जो असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू रजिस्टर इज कॉल्ड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू रजिस्टर, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में ट्रांसफॉर्म करना यानी लोड करवाना क्या कहलाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए रजिस्टर एक मेमोरी है ना, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करवाते हैं, लोड करवाते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, लोडिंग, गेटेड लैच, लैच, स्टोरिंग या नन ऑफ दीज। इस केस में कैंडिडेट एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस है ना, तो आंसर लगा देते हैं स्टोरिंग, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज है। इसलिए यहां पर जिस फिनोमिना का यूज होगा वो क्या होगा, दैट इज लोडिंग, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, डाउन काउंटर डिक्रीमेंट दी वैल्यू बाय। देखिए अभी हम लोगों ने इंक्रीमेंट की बात की थी, और वहां पर जो इंक्रीमेंट यूज होता है वो क्या है, वन, यानी हर बार इंक्रीमेंट क्या होगा, वन होगा, प्लस वन होगा। डाउन काउंटर डिक्रीमेंट दी वैल्यू, और डिक्रीमेंट के केस में भी क्या होगा, वन होगा। तो इंक्रीमेंट भी वन होगी वैल्यू, और डिक्रीज होगी तो भी क्या होगी, एक बारी में एक वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी अगेन दी आंसर इज वन। नेक्स्ट, व्हाट इज डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है, देखिए डेडिकेटेड कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो जिस काम को कर रहा है उसी काम के लिए वो बने, है ना। जैसे अगर हम बात करें एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन का काम क्या है, सिर्फ कैश को विड्रॉ करवाना या कैश को सबमिट करवाना, है ना, और साथ में इंक्वायरी का शो करना, यानी बैलेंस शो करना कि कितना बैलेंस बाकी है, या पिन को सेट करना, है ना। यही कुछ टास्क होते हैं आपके एटीएम मशीन में। तो एटीएम भी एक तरीके का क्या है, डेडिकेटेड कंप्यूटर है। तो वो कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही टास्क करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो विच डज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, नो। विच इज मीन्ड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली, नो, नॉट एट ऑल। विच इज यूज बाई वन पर्सन ओनली, नहीं। विच इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन टास्क, बिल्कुल सही, जो सिर्फ एक टास्क ही करेगा, दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड कंप्यूटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बस स्ट्रक्चर इज यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए कल हमने आपको बताया था कि तीन तरीके की बसेस होती हैं, एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है, और एक कंट्रोल बस होती है। तो डेटा को ट्रांसफर करने का काम डेटा बस का होता है, एड्रेस को स्पेसिफाई करने का काम एड्रेस बस का, और दोनों पर कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल बस का। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम कौन करता है, ये काम किसको एलोकेट किया गया है, डीएमए को, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को, है ना। डीएमए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर गवर्न करता है, ये कल के सेशन में देखा था हम लोगों ने, है ना। तो यहां पर बात किसकी होगी, सिंगल बस की, क्योंकि एक ही बस का इस्तेमाल होगा मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए डीएमए को, है ना, यही हम लोग ने देखा था। तो आंसर क्या होगा, दिस इज अ सिंगल बस इज यूज्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो इनपुट आउटपुट के केस में हमेशा एक ही बस का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल बस। हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये जो टर्म है ये किसने डेवलप किया, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन, या नन ऑफ दी अबव। वेरी गुड, तो हम लोग ने ये पहले ही सुना था कि जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है, या फिर सेव का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी फाइल को सेव होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट की बात करें, या मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, इन तीनों ही केस में आपका आंसर क्या होगा, जॉन वॉन न्यूमैन, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। साथ ही साथ हमको आप ये भी बताइए, जो हम लोग ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी, बताइए। तो साथ साथ में ही आपके टेस्ट भी होते चलेंगे। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्लैश मेमोरी के फाउंडर का नाम बताइए, फिर इस क्वेश्चन पर भी आते हैं। एनीवन? बिल्कुल, क्वेश्चन का सही जवाब है फ्यूजियो मैसियोको। फ्यूजियो मैसियोको इज द करेक्ट आंसर, फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव को हम फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं, याद रखिएगा। और फ्लैश मेमोरी के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है आपकी ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? एक बार कंफर्म करिएगा, नेट इश्यू की वजह से रिकनेक्ट हुआ है। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। चलिए ग्रेट। तो देखिएगा यहां पर बात किसके बारे में हो रही थी। जस्ट अ मिनट। ये इंडिया का इंटरनेट कनेक्शन है जो डेली 5 सेकेंड के लिए अपडेट होता है, और वो अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पे हुआ। चलिए, तो यहां पर बात हो रही थी विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि राइट और रीड ऑपरेशन की जब भी बात होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रैम की। तो रैम का ही ये फंक्शन होता है कि वो किसी भी चीज को क्या करे? रीड और राइट दोनों कर पाए। जबकि रोम हमारी क्या है? सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, और रैम हमारी रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशन के साथ में काम करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, है ना। तो जितने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है हमारे इंडिया में, है ना, तो शायद अगर आपके पास में हो तो आपको पता होगा कि 3 to 5 सेकेंड के लिए वो अपडेशन पर जाता है ना, ऑन डेली बेसिस। और वो टाइम फिक्स भी नहीं है कि वो सर्वर उनका किस समय अपडेट हो, है ना। कभी रात में भी हो सकता है, तो कभी इवनिंग में भी, तो कभी मॉर्निंग में भी। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है ब्रॉडबैंड का। दिस नीड टू बी फिक्स, है ना, वेरी सून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं रख सकते? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑल ऑफ दी अबव? विच वन इज द करेक्ट वन? तो देखिए, कीबोर्ड आपका पेरिफेरल है। मॉनिटर, है ना, क्या मॉनिटर भी पेरिफेरल है? बिल्कुल, क्योंकि हम मॉनिटर भी अलग से लगा सकते हैं, है ना। एक हमारा अगर सिस्टम है तो उसके साथ में हम कई सारे मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मॉनिटर इज ऑल्सो सम वे ट्रीटेड एज अ पेरिफेरल। लेकिन सीपीयू कभी भी पेरिफेरल के तरीके से ट्रीट नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पेरिफेरल? द करेक्ट आंसर इज सीपीयू। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू? कह रहा है इनमें से कौन से ऑपरेशंस हैं जो सीपीयू का एएलयू परफॉर्म करता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कौन सा ऐसा ऑपरेशन है? डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, या ऑल ऑफ दी अबव? तो देखिए, एएलयू हम लोग जानते हैं कि सीयू, एएलयू और एमयू 3 चीजें होती हैं। और एएलयू को ज्यादातर हम लोग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक भी मानते हैं, है ना। हम लोग ने पढ़ा भी था प्रीवियस वाले सेशन में
कि इनमें से आपके सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होता है, तो आंसर है एएलयू इज कंसीडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, ये सभी आपके एएलयू के फंक्शन हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट वन। वेरी गुड ममता, विकास, करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर एड्रेस बसेस, कंप्यूटर में जो एड्रेस बस होती है वो किस डायरेक्शन में काम करती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी थी कि एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है। सिर्फ एड्रेस बस एक ऐसी बस होती है जो यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि एड्रेस का काम क्या होता है, सिर्फ एड्रेस की लोकेशन को स्टोर करना, तो ये कभी भी रिवर्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल इन नेचर होता है। जबकि आपका डेटा बस जो होती है वो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है ना। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाता है कि कंप्यूटर एड्रेस बस इज ऑफ विच नेचर, आंसर है इट इज ऑफ यूनी डायरेक्शनल इन नेचर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कन्वर्ट द बाइनरी डेटा इनटू अ डेसिमल। कह रहा है जो कन्वर्जन होते हैं, है ना, चाहे कोई भी कन्वर्जन हो, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन हो, या फिर डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन हो, ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में हो, है ना, डेसिमल का हेक्साडेसिमल में हो, जितने भी कंप्यूटर के कन्वर्जन्स होते हैं जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आगे, वो किस सर्किट के थ्रू फ्लो होते हैं, डिकोडर, इनकोडर, कोड कन्वर्टर या मल्टीप्लेक्सर। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड एज कोड कन्वर्टर। इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड कन्वर्टर। याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज। देखिए जितने क्वेश्चन हम करवा देंगे इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़िए और जितनी बार हो सके उतनी बार सेशन को रिवाइज भी करिए। द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज, मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मेन मेमोरी का मतलब है रैम और रोम, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी को ही हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में भी आपका रैम और रोम ही आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एड्रेस होता है मेन मेमोरी का उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मेमोरी एड्रेस या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है दैट इज फिजिकल एड्रेस। द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस, यानी बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में मेमोरी और स्टोरेज के लिए कौन सा पॉइंट आपका वैलिड है, कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है, बताइएगा। जब हमने मेमोरी पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है, और वहां पर हमने आपको समझाया था कि मेमोरी कैन बी टेम्परेरी, क्योंकि मेमोरी आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, दो तरीके की होती है। लेकिन वो मेमोरी जो आपकी परमानेंट होती है उसको हम स्टोरेज बोल देते हैं। तो यानी मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है कि मेमोरी टेम्परेरी हो सकती है लेकिन स्टोरेज हमेशा क्या होगी, परमानेंट होगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, B1, मेमोरी इज टेम्परेरी वेयर एज स्टोरेज इज परमानेंट। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज 2 n इनपुट लाइन्स एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। अगेन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें 2 n इनपुट लाइंस होती हैं, यानी इनपुट लाइन कई हो सकती हैं। 2 n का मतलब बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो आउटपुट लाइन है वो एक ही होगी, है ना, जैसे फोन के केस में होता है, जो आपकी फोन की केबल्स बिछाई जाती हैं, है ना, वो कई सारी होती हैं, लेकिन जब आप कॉल किसी को करते हैं तो एक टाइम पर एक ही कॉल जो होती है वो कनेक्ट होती है। तो यानी आउटपुट तो आपका सिंगल है, लेकिन इनकमिंग के साइड में कई सारे इनपुट आपके हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर या डीकोडर? तो बिल्कुल सही, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सर। इसी को ही मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सर का। आउटपुट के साइड में हम लोग क्या लगाते हैं? डीमल्टीप्लेक्सर, है ना, फॉर अ सिंगल आउटपुट पर्पस। तो यहां पर क्या यूज होता है? मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट? कह रहा है इनमें से कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए? तो लॉजिक सर्किट की जब बात करें तो हम लोग जानते हैं कि लॉजिक सर्किट का मतलब गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, नॉर गेट, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं? लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट्स होते हैं ये। लेकिन जब भी बिल्डिंग ब्लॉक की बात हो रही होगी तो याद रखिएगा इस केस में यूनिवर्सल गेट्स की बात हो रही है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यूनिवर्सल गेट्स, और यूनिवर्सल गेट हमारे कितने होते हैं? दो। एक नॉर गेट होता है और एक नैंड गेट होता है ना। दो ही गेट हमारे कैसे होते हैं? यूनिवर्सल गेट, एन एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। अब दोनों में से ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन गिवन है। क्या नैंड गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या नॉर गिवन है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन एंड और नैंड यू कैन से, है ना। सी इज द करेक्ट वन। एक क्वेश्चन आया है कि इनकोडर, डीकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस है? देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, यानी कई सारे इनपुट को फ्लो करने में मदद करता है। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? वन आउटपुट को जनरेट करने में मदद करता है ना। तो मल्टीपल इनपुट के लिए मल्टीप्लेक्सर, और डीमल्टीप्लेक्सर आउटपुट के लिए जनरेट करता है ना, वन आउटपुट। तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की। साथ में आप पूछ रहे हैं कि इनकोडर और डीकोडर क्या होता है ना। आप खुद ही लिख रहे हैं इनकोडर। इनकोडर का मतलब कि जो इनकोड करे, यानी डेटा को प्राइवेट करे, यानी डेटा पर इनकोडिंग करे, है ना। जैसे इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इज कॉल्ड इनकोडर। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप के केस में लिखकर भी आता है कि टू वे इंक्रिप्शन, है ना, या डेटा इंक्रिप्शन इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब हमारा डेटा क्या है? इंक्रिप्टेड है विद द हेल्प ऑफ इनकोडर। और डीकोडर का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे साइफर टेक्स्ट को सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, है ना, दैट इज कॉल्ड डीकोडर। यानी वापस से उसे ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीकोडर। ठीक है, तो इनकोडर, डीकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्किट बोर्ड ऑन विच चिप्स एंड प्रोसेसर्स आर प्लेस्ड? कह रहा है इनमें से कौन सा सर्किट बोर्ड है जिसमें चिप्स और प्रोसेसर आपकी लगी होती हैं? तो जितने भी चिप्स हैं या जितने भी आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर हैं, है ना, या माइक्रो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, ये सब आपकी कनेक्टेड किससे होती हैं? मदरबोर्ड से। तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज मदरबोर्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन? तो इस क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस सेशन में भी देखा था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर, इनमें से ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर करता है या जो आउटपुट को स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टोरेज रजिस्टर या नन ऑफ द अबव? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो जो रिजल्ट होता है उसको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रजिस्टर की है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर की है। तो ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, सिस्क स्टैंड्स फॉर, सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है आपको। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब डिस्कशन हो रहा था तो हमने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर में जब हम सीपीयू यानी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, एक तो सिस्क और दूसरा रिस्क। सिस्क का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यानी आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
और हम लोग इस समय यूज किसका कर रहे हैं, सिस्क का कि रिस्क का? तो आंसर है हम लोग यहां पर रिस्क का यूज कर रहे हैं, RISC का यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए। पहले के समय सिस्क का यूज होता था, लेकिन अब हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, रिस्क का। तो रिस्क की फुल फॉर्म यहां पर क्या होती है, ये अगला क्वेश्चन है। तो दैट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना, वेरी इजी। तो दैट इज फर्स्ट वन यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक डिफरेंस और भी होता है, जो रिस्क होता है ना, ये आपका पैरेलल फैशन में काम करता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो सीरियल फैशन में काम करता है। और हमेशा जो स्पीड तेज होती है वो किसकी होती है, पैरेलल में जो भी काम करेगा है ना, उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, और जो सीरियल में काम करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, है ना, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक? इनमें से सबसे अच्छी डेटा ट्रांसफर टेक्निक कौन सी है, MMA, DMA, CAD या CAM? तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यानी मेमोरी और CPU के बीच में या CPU की जगह है ना DMA का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी डेटा को बहुत अच्छे तरीके से इनपुट आउटपुट डेटा को ना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, DMA होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। तो हम लोग ने देखा था कल के सेशन में कि किस तरीके से DMA जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करता है और CPU सिर्फ इनिशियलाइज और एंड करता है टास्क को, है ना, और लास्ट में क्या करता है कि कोई भी इंटरप्ट सिग्नल होता है वो जनरेट होता है CPU के पास, ये बताने के लिए काम खत्म हो चुका है या ये बताने के लिए कि ये एरर आ चुकी है। तो एरर या टास्क को एंड करने के लिए, टास्क फिनिश करने का जो मैसेज है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय इट्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसका एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो मेन काम होता है वो किसका होता है, इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन सेट का, ऑर्गेनाइजेशन का या नन ऑफ दी अबव का? तो आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है कि इंस्ट्रक्शन जो पास हो है ना वो अच्छे से पास हो, यानी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट के फॉर्म में ट्रांसफर करना, यही काम होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आंसर यहां पर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन सेट इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड। अब ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट पर फोकस करता है, तो इंस्ट्रक्शन सेट में आता क्या क्या है, ऑपकोड, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर या ऑल ऑफ दी अबव? तो याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंस्ट्रक्शंस का, है ना, इंस्ट्रक्शन सेट का। और इंस्ट्रक्शन सेट आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक ऑपकोड से, दूसरा एड्रेसिंग मोड से और तीसरा रजिस्टर से, है ना। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो आंसर क्या होगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ऑपकोड क्या होता है जरा जान लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ALU में जो डेटा हम लोग लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, एक पार्टिकुलर एरे के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 = 3। तो यहां पर 1 और 2 क्या है, यहां पर 1 और 2 जो है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड, है ना। जो प्लस यहां पर यूज हुआ है वो क्या है, ऑपरेटर। जो 3 यहां पर यूज हुआ है वो क्या है, एक्यूमुलेटर। इक्वल्स टू क्या है, ऑपरेटर है। और ये पूरा क्या है, यानी 1 + 2 = 3, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑप कोड, है ना। इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड या दिस इज कॉल्ड ऑप कोड। तो इंस्ट्रक्शन सेट में ऑप कोड होता है, पार्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस होता है जिसे एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, रजिस्टर यानी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो इस पूरे टास्क को कंप्यूट करती है ना, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज स्लो ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है कि जॉन वॉन न्यूमैन जी ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डेवलप किया और ये जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ ये काफी स्लो है। ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से ये स्लो हुआ, ड्यू टू सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन,
ड्यू टू पैरेलल एग्जीक्यूशन, ड्यू टू नॉन एग्जीक्यूशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जॉन वन न्यूमैन द्वारा बनाया गया जो आर्किटेक्चर है ये स्लो है ड्यू टू दी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। यानी ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये सीक्वेंशियल फिनोमिना पर बेस्ड है, इस वजह से ये क्या है, स्लो है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, सीक्वेंशियल इज द करेक्ट वन। समझ में आया? इसलिए जॉन वन न्यूमैन को मॉडर्न आर्किटेक्चर का फाउंडर तो माना जाता है, लेकिन आर्किटेक्चर पर हर समय काम होता है इस आर्किटेक्चर को सीक्वेंशियल से पैरेलल कैसे लेकर जाया जाए, है ना, इसी पर पूरी कंसंट्रेशन लगाई गई है। तो जो इन्होंने बनाया था वो सीक्वेंशियल था, और आज जो काम हो रहा है वो पैरेलल फोकस पे किया जा रहा है ना। तो याद रखिएगा दैट इज सीक्वेंशियल इन नेचर। नेक्स्ट, द टर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज क्वाइंड इन। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो टर्म है ये किस ईयर में क्वाइन किया गया, किस ईयर में बना? 1972, 1978, 1964 या 1968? करेक्ट आंसर है 1964। 1964 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर टर्म को क्वाइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम्स एंड डेटा रिसाइड इन डैश which usually consist of interleave memory modules। देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है जो प्रोग्राम होते हैं और जो डेटा होते हैं वो कहां पर रिसाइड होते हैं, यानी वो कहां पर स्टे करते हैं। which usually consist of interleave memory modules। तो जितने भी प्रोग्राम या डेटा होते हैं, है ना, वो वेट करते हैं सीपीयू में जाने के लिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो, लेकिन उससे पहले वो कहां पर रिसाइड करते हैं, रैम में। और रैम का मतलब क्या होता है, मेन मेमोरी। तो आंसर यहां पर क्या होगा, मेन मेमोरी इज द करेक्ट वन, यानी बी इज द करेक्ट वन। समझ गए? तो प्रोग्राम्स एंड डेटा रिसाइड इन द मेन मेमोरी विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इंटरलीव मेमोरी मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आर फास्ट रजिस्टर्स फॉर होल्डिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट। देखिए अभी हमने आपको समझाया भी था, क्वेश्चन भी आ गया। कह रहा है ये फास्ट रजिस्टर होते हैं जो होल्ड करते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट को। इंटरमीडिएट रिजल्ट मतलब एक तरीके से एक्यूमुलेटर को होल्ड करते हैं, है ना। तो फास्ट रजिस्टर हम किसको बोलते हैं, लैच को, जेके को, आरएस को, या मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट को। तो आंसर होगा लैचेस, है ना। लैचेस आर कंसीडर्ड एज द फास्ट रजिस्टर। क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं होता, और इसी रीजन की वजह से ये क्या है, फास्ट है। तो लैचेस इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश रिक्वायरमेंट। बोथ डैश ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश रिक्वायरमेंट, यानी कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली किस पर काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर, रजिस्टर एंड एड्रेसिंग मोड पर, असेंबली एंड ऑपरेशन कोड पर, सॉफ्टवेयर एंड सीपीयू पर। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। तो आंसर होगा इन्वॉल्व्स बोथ हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज क्वाइंड इन डैश by the chief architect of dash। कह रहा है जो टर्म है कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसको बनाया गया किस ईयर में, और ये जो पर्सन थे जिन्होंने इसको बनाया वो कहां पर काम कर रहे थे। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये जॉन वन न्यूमैन ने ही बनाया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट, और ये भी जानते हैं कि ये 1964 में बनाया गया, है ना। ये दोनों तो अभी हम लोग ने देखे हैं। तो 1964 के साथ में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, आईबीएम। तो जो जॉन वन न्यूमैन थे ये किस कंपनी में काम करते थे, आईबीएम सिस्टम्स में ही। इसलिए कहा गया कि 1964 में आईबीएम ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या दिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का दिया। तो कंपनी का नाम पूछें तो आईबीएम होगा, पर्सन का नाम पूछें तो जॉन वन न्यूमैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय इट्स इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स। कह रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है ना, अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि आर्किटेक्चर के केस में मेन जो काम होता है वो इंस्ट्रक्शन सेट का ही होता है।
और इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या है ये भी हम लोग ने देखा था कि रजिस्टर है, ऑप कोड है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एड्रेस है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। तो क्या इसके अलावा भी कुछ होता है इंस्ट्रक्शन सेट में? बिल्कुल, वर्चुअल मेमोरी भी आपकी इंस्ट्रक्शन सेट का ही पार्ट है। तो चार चीजें याद रखिएगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोर थिंग्स: ऑप कोड, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एंड वर्चुअल मेमोरी। यानी आंसर यहां पर क्या होगा? ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। कह रहा है कौन सी मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है। तो सेमीकंडक्टर हम किसको बोलते हैं? रैम और रोम, यानी प्राइमरी मेमोरी के केस में। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? बहुत क्लियर कट आंसर है, दैट इज ए रैम। अगर रोम भी होता तो वो भी करेक्ट होता, और बोथ ऑफ दीज होता तो दैट विल बी द मोर एक्यूरेट ना, बिकॉज रैम एंड रोम बोथ आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम आर कॉल्ड। कह रहा है स्मॉल है लेकिन एक्सट्रीमली फास्ट है, लेकिन ये रैम की कैटेगरी में आती है, इसे क्या बोलते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि रैम हमारी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में फास्ट कौन सी है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिक रैम इज फास्टेस्ट एज कंपेरिजन टू द डायनेमिक रैम। और स्टैटिक रैम की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? कैश मेमोरी। यानी पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी क्रोनोलॉजी को अगर हम समझें तो आंसर क्या होगा? कैशे इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो फास्टेस्ट मेमोरी है ना, वो तो रजिस्टर ही है, और रजिस्टर के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो कैशे का है ना। क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, और दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रैम के बारे में पूछा जा रहा था, है ना, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? कैशे। नेक्स्ट देखिए, इट इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। कह रहा है इसका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल मेमोरी के साइज को बढ़ाने के लिए। बताइए, यानी आप कह सकते हैं फिजिकल मेमोरी क्या है? अभी हम लोग ने देखा फिजिकल मेमोरी का मतलब रैम ना, प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड ए फिजिकल मेमोरी। तो रैम का साइज कम है, लेकिन रैम के साइज को वर्चुअली बढ़ा कर दिखाना, है ना, या फिर स्पेस को हार्ड डिस्क से उधार मांग लेना, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी, यानी बी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बिल्कुल अमित, करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? वर्चुअल मेमोरी। अब मुझे आप यहां पर बताइए कि बफर मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बफर मेमोरी जो स्पेस लेती है वो कहां से लेती है, और वर्चुअल मेमोरी जो स्पेस लेती है वो कहां से लेती है ना। ये दोनों चीजें मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सबसे पहला आंसर दिया है ममता जी ने, और कह रही हैं कि वर्चुअल लेती है हार्ड डिस्क से। बिल्कुल सही है, वर्चुअल हार्ड डिस्क से, और बफर लेती है रैम से। बिल्कुल अमित, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो ममता और अमित जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यही आपको याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी के केस में हार्ड डिस्क से स्पेस आपकी कवर की जाती है, जबकि बफर के केस में रैम से स्पेस को लिया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। वेरी गुड विकास कुमार जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशंस ऑफ मेमोरी ऑपरेशन इज कॉल्ड। कह रहा है दो अलग अलग मेमोरी हैं, इन दोनों मेमोरी के बीच में जो टाइम डिले होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? जैसे एक रजिस्टर है और एक कैशे है ना, तो इन दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। तो इन दोनों में जो टाइम डिले होता है डेटा को रीच करवाने में सीपीयू तक, है ना, इसे क्या बोलते हैं? मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी सर्च टाइम, मेमोरी साइकिल टाइम, या इंस्ट्रक्शन डिले।
तो याद रखिएगा कभी भी टाइम डिले की अगर बात होगी तो मेमोरी साइकिल टाइम यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? दैट इज मेमोरी साइकिल टाइम। कैंडिडेट इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम लगाकर आते हैं। देखिए एक्सेस होता है एक मेमोरी से जो डेटा एक्सेस होने में यानी डिले जो हो रहा है ना, एक मेमोरी से, वो होता है मेमोरी एक्सेस टाइम। लेकिन जब भी दो मेमोरी की बात हो रही होगी है ना, तो वहां पर आंसर क्या होगा? मेमोरी साइकिल टाइम होगा। द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन, यानी दो मेमोरी की बात हो रही है तो मेमोरी साइकिल टाइम, और अगर एक मेमोरी के टाइम डिले की बात हो तो मेमोरी एक्सेस टाइम। समझ गए इस चीज को? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन। जो सिस्टम की बूट सेक्टर की जो फाइल्स होती हैं है ना, वो कहां पर स्टोर होती हैं? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सिस्टम की बूटिंग समय पर जो मेमोरी काम करती है वो कौन सी है? रोम है ना। हम सब जानते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस कहां पर आपके होते हैं? रोम पर। और रोम में ही बेसिकली आपका बायोस भी होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो और बूट स्ट्रैप लोडर भी आपका कहां पर होता है? रोम में ही, है ना। तो आंसर क्या होगा? दैट इज रोम इज दी वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the transfer of large chunk of data with involvement of the processor is done by, correct? The transfer of large chunk of data with involvement of the processor, तो प्रोसेसर की यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना, लार्ज चंक ऑफ डेटा है। तो आंसर देखिए समझ में आ रहा है हमें यहां पर कि यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेसर की है ना, वो बेसिकली सीपीयू नहीं है, वो बेसिकली आपका डीएमए कंट्रोलर है। जो लार्ज चंक ऑफ डेटा का मतलब इनपुट आउटपुट डेटा की बात हो रही है। तो कभी भी लार्ज चंक ऑफ डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जो हैवी साइज का है, और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो हैवी साइज का इनपुट है ना, जो हैवी साइज का डेटा है वो क्या है? इनपुट और आउटपुट है। आईओ ऑपरेशन आपका सबसे हैवी साइज का, सबसे लार्ज साइज का माना जाता है, और इसको डील करने का काम किसका होता है? डीएमए कंट्रोलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इफेक्टिवली यूटिलाइज मेन मेमोरी। कह रहा है रैम बहुत अच्छे से काम करे, इसके लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? एड्रेस बाइंडिंग का, डायनेमिक लिंकिंग का, डायनेमिक लोडिंग का, या बोथ डायनेमिक लिंकिंग एंड लोडिंग का। तो मेन मेमोरी बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करे, बहुत एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए हम लोग डायनेमिक लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक लोडिंग। अभी हम लोग ने पीछे भी देखा था कि रजिस्टर में जो डेटा होता है वो क्या होता है? लोड होता है। इसका मतलब जितनी भी प्राइमरी मेमोरी है उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो क्या है? लोडिंग। रजिस्टर भी एक तरीके की आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी, है ना, क्योंकि जब भी हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो वहां पर रैम, रोम, कैशे और रजिस्टर, है ना, इन चारों की बात करते हैं, और इन चारों ही केस में हम लोग लोडिंग टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डायनेमिक लोडिंग। तो आई होप सो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए, जितने भी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बात करी, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, है ना। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे एक फ्रेश चैप्टर की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम।